पानी के लिए पल पल प्यास से मरते आतंकी मुल्क पाकिस्तान से कीदड़ भभकी की ये लेटेस्ट किश्त है। इस शख्स को देख रहे हैं, नाम मुसादिक मलिक है, पाकिस्तान का मंत्री है, बड़ा ओहदा है, लेकिन जुबान और जुबान से टपकने वाला जहर पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों की ही तरह है। ये मुंह और मसूर की दाल, पाकिस्तान के फर्जी हुक्मरानों पर यह कहावत सटीक बैठती है। वैसे मुसादिक मलिक ही नहीं, पूरा पाकिस्तान बिन पानी बिलबिलाया हुआ है। मलिक से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जंग की गीदड़ भभकी दे चुका है। जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता है। वैसे शरीफ खानदान हो या मुनीर के प्यादे हों, ऐसी गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पड़ोस के आतंकी मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी सीवर का पानी जमा कर रहे हैं। यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कराची के लियारी इलाके का बताया जा रहा है। वैसे लियारी ही नहीं, कराची का कोना कोना पानी के लिए तरस रहा है। ये जिन्ना के आतंकी मुल्क की करतूतों का नतीजा है, जिससे पाकिस्तान प्यासा मरने को मजबूर हो चुका है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान पानी खोजते खोजते पाताल में समा जाएगा, क्योंकि सरकार फैसला कर चुकी है कि भारत के हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है, तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल कई बार साफ कर चुके हैं कि सिर्फ 2 साल का वक्त है, जिसके बाद सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है? 1960 के समझौते के तहत जिन पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता था, भारत अब उसमें से चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट करने की महायोजना पर काम कर रहा है। चिनाब नदी को ब्यास नदी से जोड़ने के लिए लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2352 करोड़ रुपए है। इस सुरंग के जरिए सालाना करीब 19 लाख एकड़ फीट पानी ब्यास नदी में भेजा जाएगा। खास बात यह है कि निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है और यही सोचकर पाकिस्तानी हलकान हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया जिन्ना के आतंकी मुल्क के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद समझौता सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में सिंधु नदी रेगिस्तान की शक्ल ले चुकी है। खुद देख लीजिए। जिस तरह जिन्ना के मुल्क की करतूतें हैं, उससे एक न एक दिन पाकिस्तान का ऐसा हश्र होना ही था। लेकिन जिस संधि के सहारे पाकिस्तान मुगालते में रहता था, जो 7.5 दशक में नहीं हो पाया, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले से हो गया, ये भी जान लीजिए। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन की गई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल बंटवारे को लेकर थी। इन नदियों में से पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आया है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को मिला। ये डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा था। हालत ये थी कि भारत से बहकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों में बाढ़ आए तो हम अकेले झेलते थे, और पानी कम भी हो जाए तो हम सूखा झेल कर भी उनके यहाँ पानी भेजते रहे। खास बात यह है कि 4 जंग होने के बाद भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ट्रीटी को ही टाटा कह दिया और तभी से पड़ोस के आतंकी मुल्क में मातम है। ये वही पाकिस्तानी हैं जो साल भर तक पानी रोकने की गीदड़ भभकी देते थे, अब मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर दुनिया की हर चौखट पर गुहार लगा चुका है। जमाने भर से खैरात मांगकर जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जल रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों की थाली से नून तेल पहले से ही गायब है। अब पानी भी नसीब नहीं होगा।
लेकिन डींगे हाँकने में पाकिस्तानी पीछे नहीं रहते। वैसे सिंधु जल संधि के स्थगित होने के साल भर से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तानी जानते हैं, मानते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे शरीफ खानदान हो या फिर रावलपिंडी वाला मुल्ला मुनीर, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। पड़ोस का आतंकी मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बैठक की है। इस दौरान जो संदेश दिया गया उनका चीन और अमेरिका विश्लेषण करते दिखेंगे। दरअसल मोदी ने सचिव जी को ऐसा आइडिया दिया जो देश के अहम मुद्दों से जुड़ा है। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री उन 3 संकल्पों को पूरा करने में जुट गए जिसने कईयों की बेचैनी बढ़ा दी है। आखिर मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं? अगले कुछ दिन लोकल से लेकर ग्लोबल तक कैसे मोदी सेंट्रिक रहने वाले हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन फैसलों को तेज गति से आगे बढ़ाने पर फोकस कर दिया जिसका सीधा संबंध 140 करोड़ देशवासियों से है। इसमें विकसित भारत के विजन की बड़ी अवधारणा तो है ही, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी सेंटर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला टास्क महंगाई को कंट्रोल करना है, मॉनसून सत्र की तैयारियों का होमवर्क कंप्लीट करना है और मंत्रिमंडल में बदलाव भी उनके जहन में घूम रहा है। इसी के तहत विदेश दौरे से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें तय किया गया कि देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए और विकास दर को कैसे रफ्तार दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष नौकरशाहों के बीच 2 महीने में ये दूसरी बड़ी बैठक है। ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच ने भारत के जीडीपी के विकास दर का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। गोल्डमैन सैच का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जोखिम के बेहद कम चांस हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई रिस्क जोन में कड़े फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं, मगर जब बात भविष्य के हिंदुस्तान के लिए मजबूत बुनियाद रखने की है तो वहां भी उनकी दूरदर्शिता बेहद मायने रखती है। और यही मैसेज पीएम मोदी ने सचिवों की बैठक में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों को सलाह दी कि वो गवर्नेंस और डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान दें। सरकारी कामकाज और लोगों से जुड़ी योजनाओं से जुड़े काम पेंडिंग ना रहें। अगले 10 साल के लिए प्राथमिकताएं सेट की गई हैं, उन्हें वक्त रहते हर हाल में अचीव किया जाए। जब ये सुधार सिस्टम में होगा तो हर व्यक्ति इसे महसूस भी करेगा और फिर पारदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ेगा। आज दुनिया देख रही है, भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म होने के बाद वैश्विक उथल पुथल में विराम लगा तो मोदी ने उस सूत्र को साधना शुरू कर दिया जिसमें आम आदमी की दैनिक दुश्वारियों को कम किया जा सके। मतलब रोजमर्रा की चीजों से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने की कोशिश। क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड मार्च महीने में $115 प्रति बैरल से लेकर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो अब $73 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 40% तक की गिरावट। इसी तरह अमेरिकी WTI क्रूड भी जंग के समय $110 प्रति बैरल से टूटकर $70.50 प्रति बैरल पर आ गया है। मतलब यहाँ भी 38% से ज्यादा की गिरावट। ऐसे में हर कोई ये जानना और समझना चाहता है
कि जिस पेट्रोल और डीजल के दाम बीते 2 महीने के भीतर 7 रुपए से लेकर 8 रुपए हर लीटर के हिसाब से बढ़े, आखिर उसमें कमी कब आएगी? देश में एलपीजी का उत्पादन 54% बढ़ा है। मई महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तेजी आई है। ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी देखने को मिल रही है। इन सबके बीच अच्छी खबर है कि घरेलू डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। कयास है कि अगर रफ्तार यही रही तो आने वाले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि तेल कंपनियों को घाटा भी पूरा किया जा सके। इस वक्त मोदी के कोर एजेंडे में मॉनसून सत्र है और इरादा उन बिलों को पास कराने का है जिस पर देश में जबरदस्त बहस छिड़ी है और विरोधी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार परिसीमन बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कर सकती है। महिला आरक्षण बिल भी इसी पार्लियामेंट सेशन में लाया जा सकता है। एनडीए में सहयोगी टीडीपी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में संकेत भी दिए हैं कि उत्तर और दक्षिण राज्यों में संतुलन साधते हुए कुछ बदलाव के साथ परिसीमन बिल पर नया दांव खेला जा सकता है। और ये संभावनाएं इसलिए भी प्रबल हैं क्योंकि टीएमसी से टूटे 20 लोकसभा सांसद और उद्धव की शिवसेना से बागी हुए 6 सांसद अब एनडीए के सपोर्ट में हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक से अलग हुई 22 लोकसभा सांसदों वाली डीएमके को भी लाने की कोशिश की जा रही है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और टीम मोदी इस कैलकुलेशन में जुटी हुई है कि किसी तरीके से सदन के अंदर 2/3 बहुमत हासिल किया जाए। अगर इसके आसपास भी आंकड़ा पहुंच जाता है तो संसद सत्र के दौरान बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी महत्वपूर्ण बिलों पर वोटिंग के दौरान विपक्ष के 12 सांसद गैर हाजिर थे। बहुत संभावना है कि मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की जो चर्चाएं चल रही हैं, वो अगले कुछ दिनों तक ठंडे बस्ते में डाल दी जाए, क्योंकि मैसेज यही दिया जाना है कि एनडीए खेमा एकजुट है और सारी तैयारी बिलों के पास कराने पर है। हालांकि जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की रिपोर्ट अब तक सौंपी नहीं जा चुकी है, उससे ये भी क्लियर हो गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से जुड़ा बिल संभवतः जुलाई में पेश ना हो। अगले लोकसभा चुनाव में आप मौजूदा लोकसभा जो है 543 सीट्स है, उसका 1/3 180 बनता है, 181 बनता है। 181 सीटों का आरक्षण दीजिए महिलाओं को। पर इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद परिसीमन है। और दूसरा मकसद है कि 2/3 बहुमत मिलने के बाद महिला आरक्षण नहीं, आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। ये हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की सोचते हैं, जबकि विरोधियों की दिक्कत ये है कि वो अतीत में ही अटके हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी कड़वाहट कम नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस समेत 23 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय सांसद ने ये सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भेजी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका उनकी नजर में संदेह से भरपूर है। हालांकि मोदी का विदेशी नेताओं से मिलना भी विपक्ष की समझ से परे रहता है, जो कि 2047 के विकसित भारत का पाठ है। ग्लोबल मंच पर भारत की बुलंद आवाज को मजबूती देने के लिए मोदी जापान से रिश्तों को नया परवान चढ़ाएंगे। इसी के तहत जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची से मुलाकात होगी, जो कि 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहेंगी। जापान और हिंदुस्तान का शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विचारों का मंच होगा। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। पहली बार भारत आ रही तकाइची से उम्मीद है कि वो चीन की आक्रामकता से निपटने का फॉर्मूला भी साझा करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे, जहां ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को इंडोनेशिया में रहेंगे
उसके बाद 7 और 8 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। फिर 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेहमान बनेंगे। इंडोनेशिया में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया लंबे वक्त से इस हिंदुस्तानी मिसाइल को खरीदना चाहता है, मगर सौदा पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ FTA पर अगला स्टेप लिया जा सकता है। दोनों ही देश मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा के अलावा यूरेनियम आयात को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी एक तरह से कहें तो मोदी के अगले 10 दिन एशियाई मुल्कों के बीच बड़ी हैसियत के तौर पर अहम रहेंगे। उसके बाद मॉनसून सत्र में विपक्ष को ऐसा शॉक लगेगा जिसके झटके अभी से महसूस होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।